नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का ये 50वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम भारत में शिक्षा के विकास को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है उसको हम इतिहास के अलग-अलग कालखंडों के आधार पर देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम शुरुआत करते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन से। तो भारत में जब यूरोपीय आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एस्टेब्लिश हुआ, तो कंपनी के शासन के अधीन भारत के एजुकेशन को लेकर के क्या-क्या काम किए गए, क्या-क्या डेवलपमेंट किए गए, उनके बारे में चर्चा होगी। फिर 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद में कंपनी का रूल समाप्त हो जाता है और भारत का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहुंच जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी के शासन के अधीन एजुकेशन को लेकर के क्या-क्या काम हुए। उसके बाद में जब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है तो क्राउन के अधीन एजुकेशन को लेकर के क्या-क्या विकास हुआ। फिर हम इंडिपेंडेंस के बाद के समय की तरफ जाएँगे और देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से काम किए गए, क्या-क्या विकास किए गए और देसी भाषाई शिक्षा का विकास किस तरीके से किया गया। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या प्रयास किए गए और अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति जो रही थी भारत को लेकर के उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है? तो वन बाय वन सभी टॉपिक्स को समझते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। कंपनी शासन के अधीन शैक्षिक विकास की जब भी हम बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि आरंभिक वर्षों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में कंपनी का ध्यान भारत की एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि कंपनी सिर्फ़ एक ही उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे काम कर रही थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा यहाँ से कमाना चाहती थी। तो आरंभिक वर्षों में कंपनी का उद्देश्य क्या रहा? सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, लाभ कमाना और उसने भारत की एजुकेशन की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया और कोई रुचि नहीं दिखाई। हालाँकि इस समय पर व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रयास ज़रूर किए गए। जैसे कि हम देखते हैं 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है। वारेन हेस्टिंग्स का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना में जोनाथन डंकन का बहुत बड़ा योगदान रहा जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश रेज़िडेंट हुआ करते थे। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा और लॉर्ड वेलेज़ली ने ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था, इसका क्या काम था? ये कंपनी के जो असैनिक कर्मचारी होते थे, यानी सिविल जो कर्मचारी होते थे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसकी स्थापना की गई थी। इसमें विशेष रूप से एक चीज़ और याद रखनी है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, ये इस उद्देश्य के साथ भी बनाया गया था कि जो अलग-अलग भारतीय भाषाएँ हैं या भारत के जो भी रीति-रिवाज हैं, भारत के जो भी कस्टम्स हैं, उनकी शिक्षा भी इन कर्मचारियों को दी जाए ताकि वो भारत में जो अपने दूरगामी उद्देश्यों को लेकर के काम कर रहे हैं, अगर वो भारत के कल्चर को समझेंगे, भारत के रीति-रिवाज़ों को समझेंगे, तो उनको अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में आसानी होगी। हालाँकि 1800 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन ये 1802 में बंद कर दिया गया था। ठीक है? तो ये कुछ जो संस्थाएँ थीं, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे थे, इन संस्थाओं की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था? वो था कंपनी को अपने यहाँ काम करने के लिए शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराते रहना। ठीक है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल था धीरे-धीरे उसने जब आगे काम करना चालू किया, तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं भारत पर पूरे भारत पर आधिपत्य करने के विचार जो है उसके मस्तिष्क में उठते रहे। यानी एक तरीके से भारत के व्यापार को तो ये लोग कंट्रोल कर ही रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में क्या कि भारत की जो भी राजनीतिक स्थिति है, भारत की जो भी प्रशासनिक स्थिति है, उसको भी ये कंट्रोल करें। तो उसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए यूरोपीय आदमी जो थे, जितने भी यहाँ पे थे, वो पर्याप्त नहीं थे। तो उनको कहीं न कहीं भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। तो जितने भी प्रयास किए गए कंपनी शासन के अधीन एजुकेशन को लेकर के, उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि वो भारतीय लोगों की शिक्षा की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। उसका उद्देश्य ये था कि उनको अपने यहाँ काम करने के लिए पढ़े-लिखे मज़दूरों की आवश्यकता थी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो उद्देश्य यही था कि कंपनी को अपने यहाँ पे काम करने के लिए शिक्षित भारतीय नियमित तौर पे मिलते रहें। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना में अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दिया। इनमें शिक्षा पद्धति की जो रूपरेखा थी, या किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, उस रूपरेखा को भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के तैयार किया गया था। हालाँकि इससे आगे थोड़ा-सा चलते हैं, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उससे कुछ शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी पॉजिटिव या सकारात्मक शुरुआत हम मान सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के द्वारा शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख की राशि स्वीकृत करी गई। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 1 लाख की राशि स्वीकृत करी गई थी कि हर साल शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे। लेकिन विडंबना ये रही कि इस स्वीकृति के बावजूद भी
1813 में ये चार्टर आया और 1823 तक यानी नेक्स्ट 10 इयर्स तक भी ये जो राशि स्वीकृत की गई थी ये उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ठीक है? कुछ प्रबुद्ध भारतीय या जो कह सकते हैं उस टाइम के जो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, उनके द्वारा भारतीय शिक्षा को लेकर के कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए गए। इनमें जैसे हम राजा राममोहन राय को देखते हैं, तो इन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के लिए काफ़ी अनुदान दिया था और ये जो हिंदू कॉलेज था इसमें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। सरकार के द्वारा भी कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना भी इस समय की गई थी। अब यहाँ से देखते हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो आंग्ल प्राच्य विवाद है जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, तो इसमें 2 प्रमुख गुट थे। एक गुट को आप कह सकते हैं प्राच्य शिक्षा समर्थक और दूसरे गुट को आप कह सकते हैं आंग्ल शिक्षा समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थक कौन से थे? ये चाहते थे या इनका मत ऐसा था कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि अगर करनी है, तो उसके लिए भारतीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो भी भारतीय भाषाएँ थीं और भारतीय जो लिटरेचर था, साहित्य था, उसको प्रमोट करने वाले लोग थे। और दूसरा खेमा जो था वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, यानी जो शिक्षा अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर थोपना चाहती थी, उस शिक्षा को प्रमोट करने वाला और उस शिक्षा को सपोर्ट करने वाला ये दूसरा वर्ग था जिसको हम आंग्ल शिक्षा समर्थक कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं विखंडन था, इसमें भी 2 गुट थे, आंग्ल शिक्षा समर्थकों में भी 2 गुट थे। इसमें से एक समूह जो था वो ये चाहता था कि शिक्षा का जो मीडियम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, वो अंग्रेज़ी होना चाहिए और आंग्ल शिक्षा समर्थकों का जो दूसरा गुट था, वो चाहता था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। यानी शिक्षा वही दी जानी है, जो अंग्रेज़ सरकार देना चाहती है। लेकिन फ़र्क क्या था कि एक समूह ये कह रहा था कि उसी एजुकेशन को अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए और दूसरा समूह कह रहा था उस एजुकेशन को भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीयों तक पहुँचाया जाए, ताकि वे जो काम करना चाहते हैं या जिन विचारों को भारतीय मस्तिष्क में पिरोना चाहते हैं, उनको आसानी से किया जा सके। इसके बाद में हम बात करेंगे मैकाले के मिनट के बारे में, स्मरण पत्र के बारे में जो कि 1835 में आया। मैकाले जो था ये आंग्ल दल का समर्थक था। ठीक है? 2 फरवरी 1835 को अपने मिनट में, अपने स्मरण पत्र में मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का जो लेवल है, भारतीय साहित्य का जो स्तर है, वो यूरोपीय साहित्य की तुलना में बहुत निम्न स्तर का है। यानी ये मानता था कि जो हमारी इनहेरिटेंस है, हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, वो यूरोपीय कल्चर से बहुत ही निम्न दर्जे की है, नीचे दर्जे की है। तो इसने एक यहाँ पे सिस्टम बनाया जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, जिसको हम डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत क्या था? एजुकेशंस को लेकर, क्योंकि एजुकेशन के मामले में ही हम बात करें तो एजुकेशन को लेकर के एक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया। इसका मतलब ये था कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो सभी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। समाज का जो उच्च वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है, उसको शिक्षा प्रदान की जाए और वहाँ से जो एजुकेशन है वो धीरे-धीरे निचले तबका जो है समाज का, जो सबसे निचले पायदान पर स्थित जो समाज के लोग हैं, उन तक शिक्षा किसके माध्यम से पहुँचेगी? उस समाज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के द्वारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो नीचे के लोग हैं वो भी शिक्षित होते चले जाएँगे। यानी निस्यंदन का मतलब होता है इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कोई भी चीज़ छन-छन के नीचे तक पहुँच रही है। ऊपर वाले लेवल के जो लोग हैं, उनको एजुकेट किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए और वहाँ से एजुकेशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निचले वाले तबके तक पहुँच जाएगी। तो ये इसको हम बोल सकते हैं अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। इसका उद्देश्य यही था कि समाज का जो उच्च और मध्य वर्ग है उसको शिक्षित करना और इसके माध्यम से फिर वो जो एजुकेशन इनको दी जा रही है वो धीरे-धीरे जनसाधारण तक, यानी जो कॉमन पीपल हैं, वहाँ तक वो एजुकेशन पहुँच जाएगी। यानी एजुकेशन, किस एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है? जो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि पाश्चात्य विज्ञान और जो यूरोपीय कल्चर है उसका ज्ञान जो है वो भारतीय लोगों के दिमागों में यहाँ पे क्या किया जाए? पिरोया जाए। तो कहीं न कहीं इस पूरे सिद्धांत का जो कि मैकाले ने दिया था, इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय लोग शरीर से, रक्त से तो भारतीय रहें, लेकिन विचारों से और थिंकिंग से वे अंग्रेज बन जाएँ, है ना? तो शरीर से भारतीय और विचारों से अंग्रेज बनाने की एक योजना के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। थॉमसन के प्रयासों के बारे में बात करेंगे। थॉमसन जो थे उत्तरी पश्चिमी प्रांत यानी वर्तमान में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1843 से 53 तक। थॉमसन ने क्या किया? देसी भाषाओं के द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना यहाँ पे प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था नवगठित राजस्व और लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराना। ठीक है?
इसके बाद में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है 1854 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो, अगर हम ये बोलें कि कोई भी ऐसा ड्राफ्ट था जो कि बड़ा विस्तृत था, एक प्रपोजल, तो वो चार्ल्स वुड का डिस्पैच ही था। तो इसको हम भारत में एजुकेशन के डेवलपमेंट से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव मान सकते हैं, जिसकी प्रमुख सिफारिशें आप यहाँ पे देखेंगे। इसने सिफारिश की कि गांवों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की जाए, जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूलों की स्थापना की जाए और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये सुझाव इसने दिया। इसके अलावा इसने कहा कि जो हायर एजुकेशन है, उसका मीडियम अंग्रेजी होना चाहिए और जो स्कूली लेवल की शिक्षा है, वो देसी भाषाओं में दी जानी चाहिए। इसके अलावा इसने स्त्री शिक्षा यानी विमेन एजुकेशन और जो वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, उस पर बल देने की बात कही। अनुदान सहायता पद्धति चलाने की सिफारिश की गई, ग्रांट इन एड जिसको बोलते हैं। अनुदान सहायता मतलब कि सरकार तो काम कर ही रही है, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कोई ग्रांट देना चाहता है, कोई सहयोग करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो ये पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई थी। 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना के बारे में इसमें कहा गया और इसके साथ-साथ ये बात भी कही गई कि जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, उसमें शिक्षा जिस तरीके से दी जाएगी, तो सेक्युलर एजुकेशन वहाँ पे दी जानी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी काल में पूसा, जो कि बिहार में है, यहाँ पे कृषि संस्थान और रुड़की में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई, अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना भी की गई। तो ये था कंपनी के अधीन। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ और कौन-कौन से आयोग या अधिनियम इस पूरे कालखंड में लाए गए। तो इसमें सबसे पहले आता है हंटर शिक्षा आयोग, 1882-83 में आया। उद्देश्य क्या था इसका? 1854 के बाद देश में शिक्षा के विकास एवं प्रगति की समीक्षा करना। कि अब तक जो इससे पहले यानी क्राउन के शासन से पहले एजुकेशन के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किए गए या जो प्रयास किए गए हैं, उसमें कोई प्रगति हुई है, कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं है, इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से हंटर कमीशन लाया गया था। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हंटर कमीशन था, इसका संबंध उच्च शिक्षा से नहीं था, ये केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके प्रमुख सुझावों को देखते हैं। इसने सुझाव दिया कि जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, उनका जो नियंत्रण है, वो नगर और जिला बोर्डों को दिया जाना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, 2 खंड होने चाहिए। माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए और साहित्यिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है और व्यावहारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी छात्रों को एक तरीके से आगे कोई ना कोई स्किल प्रदान करना और स्किल प्रदान करने से वो कहीं न कहीं अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें, अपना कोई भी काम कर सकें। तो उनके भविष्य निर्माण के लिए व्यावहारिक शिक्षा भी होनी चाहिए। हंटर आयोग के सुझावों के बाद अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का तेजी से विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है और इसी क्रम में या इसी के प्रतिफल के रूप में हम देखते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1882 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना हमें हंटर कमीशन के बाद में देखने को मिलती है। इसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904 में। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इसी आयोग की सिफारिश पर 1904 में ये जो अधिनियम था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये लाया गया था, पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से जुड़ी हुई जो प्रमुख बातें हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध पर, रिसर्च पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बारे में इसने कहा। इसके अलावा इसने विश्वविद्यालयों के जो उप सदस्य होते हैं, फेलोज होते हैं, उनके बारे में ये कहा कि इन फेलोज की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाए, मतलब एक तरीके से नॉमिनेट इनको किया जाना चाहिए और नॉमिनेट उनको कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सरकार के द्वारा ये मनोनीत होने चाहिए। विश्वविद्यालयों पर जो सरकारी नियंत्रण था, वो बढ़ा दिया जाए। उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए की राशि हर वर्ष खर्च की जाए और कितने सालों तक खर्च की जाए? 5 सालों तक, ठीक है? हर साल 5 लाख रुपए की राशि अगले 5 सालों तक यहाँ पे स्वीकृत करने की बात कही गई। गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार दे दिए गए विश्वविद्यालयों के संबंध में। गवर्नर जनरल के बारे में ये कहा गया कि जो भी विश्वविद्यालय होगा, उसकी क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करने का जो अधिकार है, वो गवर्नर जनरल का होगा। और इस टाइम पर गवर्नर जनरल कर्जन था, तो कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण कर दिया और भारतीय जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया। राष्ट्रवादियों ने आरोप लगाया कि जो अधिनियम है, ये राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या का प्रयास है और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके बारे में कहा कि ये जो अधिनियम है, ये राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाएगा। गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को, नेशनल एजुकेशन को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कह करके संबोधित किया।
इसके बाद में शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आता है 1913 में। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। ये शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव सरकार के द्वारा क्यों लाया गया? इसका बैकग्राउंड ये था कि 1906 में बड़ौदा जो रियासत थी, उसने क्या किया, अपनी पूरी रियासत में जो प्राथमिक शिक्षा थी, उसको अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा इन्होंने प्रारंभ कर दी। तो इसको देख कर के जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने पूरे भारत में इस तरह की व्यवस्था करने का आग्रह जो है वो सरकार से किया। और ख़ास करके गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, तो उन्होंने विधान परिषद में इस मुद्दे को लेकर के एक सशक्त वकालत इस मुद्दे को लेकर के वहाँ पे की। शिक्षा नीति के अपने प्रस्ताव में सरकार ने क्या किया कि अनिवार्य शिक्षा की जो माँग उठाई जा रही थी राष्ट्रवादियों के द्वारा, तो उस अनिवार्य शिक्षा की ज़िम्मेदारी लेने से तो सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने ये कहा कि जो अशिक्षा की समस्या है, उसको दूर करने की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है? तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय इसके बाद में लिया। इसके बाद में आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19। 1917 में लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इसका कार्य क्या था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का? इसका कार्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके इसकी रिपोर्ट सरकार को देना। हालांकि ये जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग था, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की समीक्षा करने के लिए अ, गठित किया गया था, लेकिन इसने जो सुझाव दिए और अपनी रिपोर्ट दी, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ तत्कालीन समय में जितने भी विश्वविद्यालय थे, उन सभी के लिए भी सटीक इसकी जो रिपोर्ट थी वो बैठी थी। आयोग ने अनुमान लगाया कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसने कुछ प्रपोजल्स दिए, कुछ सिफारिशें दी। वो सिफारिशें हम यहाँ पे देखते हैं। स्कूली शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की जाए और 12 वर्ष जब कोई छात्र स्कूली शिक्षा समाप्त कर ले, तो उसके बाद में 3 साल का पाठ्यक्रम जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे आज के समय पे जो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, उस तरह की व्यवस्था इसने देने की बात कही। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अलग-अलग शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाए। जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल का बोर्ड अलग, इंटर का जैसे होते हैं ना, जैसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, ठीक है? तो जो बोर्ड होते हैं, उन बोर्डों को अलग-अलग रूप से गठित करने की बात इसमें की गई थी। विश्वविद्यालयों को एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन और स्वायत्तपूर्ण संस्थानों के रूप में डेवलप करने की बात कही गई। महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी एप्लाइड साइंस और टेक्निकल एजुकेशन, इनकी बात यहाँ पे की गई और इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा कि इन छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी महत्व दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें थीं। अब इसके बाद में देखते हैं 1916 से लेकर के 21 के बीच में 7 नए विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए इस आयोग के बाद में। मैसूर में, अलीगढ़ में, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया और लखनऊ। ठीक है, तो ये 7 नए विश्वविद्यालय थे। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह भी किया। द्वैत साधन के अधीन शिक्षा देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था, आपको ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी शिक्षा को एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया और इससे क्या हुआ कि सरकार ने शिक्षा के मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से जो इंटरेस्ट लेना था, वो यहाँ से बंद कर दिया गया। 1929 में बनती है हार्टोग समिति। इसने प्राथमिक शिक्षा की इम्पोर्टेंस पर बल दिया, लेकिन अनिवार्य या शिक्षा के शीघ्र प्रसार को इन्होंने अनुचित बताया। केवल इन्होंने ये कहा कि जो केवल सीरियस स्टूडेंट हैं, समर्पित विद्यार्थी हैं, उनको ही उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना चाहिए। बाकी जो सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं, उनको क्या करना चाहिए, 8वीं तक पढ़ाई करनी चाहिए और 8वीं के बाद में व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश ले लेना चाहिए। ठीक है? तो ये बात हार्टोग समिति में करी गई थी। इसके बाद में शिक्षा की सार्जेंट योजना आती है 1944 में। जॉन सार्जेंट के नाम पर इस सार्जेंट योजना का नाम रखा गया था। ये भारत के शिक्षा सलाहकार हुआ करते थे। सार्जेंट योजना की प्रमुख बातें क्या थीं? इसने क्या किया कि एज ग्रुप बनाए बच्चों के, जैसे 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के जो बच्चे हैं, उनके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात यहाँ पे कही गई। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात यहाँ पे की गई। और इसके बाद में 11 से 17 वर्ष के जो चुनिंदा बच्चे थे, उनके लिए उच्च शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद में 3 साल का स्नातक एजुकेशन या कोई भी स्नातक की डिग्री देने की या उसमें एजुकेशन देने की बात यहाँ पे की गई। इसने बताया कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। एक तो उनको एकेडमिक एजुकेशन देनी चाहिए, दूसरी टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। और एजुकेशन का जो पूरा ढांचा था वो इस तरीके से
यहाँ पे प्रदर्शित किया गया कि जो एजुकेशन है वो 3 भागों में बाँटी जाए। टेक्निकल एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, वाणिज्यिक शिक्षा और कला शिक्षा, ठीक है? और यहाँ से ये भी निर्धारित किया गया कि अगले 20 वर्षों में वयस्कों को साक्षर बनाना है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात हो, शारीरिक शिक्षा की बात हो या विकलांगों की शिक्षा की बात हो, इन सभी पर यहाँ पर बल दिया गया। ध्यान देने की बात है कि इस योजना में 40 वर्षों में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करने की बात की गई थी और ये भी बात की गई थी कि अगले कुछ वर्षों में इंग्लैंड के समान शिक्षा का स्तर जो है वो भारत को प्राप्त कराना है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था और न ही ये चीज़ पूरी हो पाई, ठीक है? इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में शैक्षिक विकास कैसे हुआ, उसको देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में राधा कृष्णन आयोग बनता है 1948 में। तो ये जो आयोग था, ये देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था, ठीक है? यहाँ से कभी-कभी इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि राधाकृष्णन आयोग का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से था? तो वो न तो प्राइमरी था, न माध्यमिक शिक्षा, न उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, इसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से था, ठीक है? इसकी प्रमुख सिफ़ारिशें क्या थीं? विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष तक अध्यापन यानी क्लास 1 से लेकर के 12 तक जो पढ़ाई होती है, उसकी बात इसने कही और इसी राधाकृष्णन आयोग की सिफ़ारिश पर यूजीसी का गठन किया गया। यूजीसी आप सभी जानते होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1953 में इसका गठन हुआ था। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक की उपाधि जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये बात इसमें कही गई। इसके साथ-साथ ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफ़ारिश इसने की। इसने ये बताया कि जो महाविद्यालय हैं, उनमें 1000 से ज़्यादा छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की बात कही और विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिनों का जो अध्ययन है, वो अनिवार्य होना चाहिए। मतलब 180 दिन कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। ये बातें राधाकृष्णन आयोग में कही गई। इसके बाद में कोठारी शिक्षा आयोग आता है 1964 में। डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और इस आयोग को कुछ बाहर से भी हेल्प मिली मतलब इसमें जो भी प्रावधान या जो भी प्रपोजल्स तैयार करे गए, उसमें उनको तैयार करने में अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी सेवाएँ भी यहाँ पे उपलब्ध कराई गईं। आयोग ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति की कठोर आलोचना की और इसकी सिफ़ारिशों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रमुख बातें कही गईं, वो यहाँ पे आप देखेंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा के लिए इसने त्रिभाषाई फ़ॉर्मूला दिया मतलब शिक्षा 3 तरह की भाषाओं में दी जानी चाहिए। मातृभाषा में भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है? हिंदी, अंग्रेजी में भी दी जानी चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी इसमें किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसका 6% शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात करी गई। कृषि और औद्योगिक शिक्षा के विकास की बात की गई। इसके साथ-साथ विज्ञान और अनुसंधान शिक्षा के समानीकरण के बारे में भी इक्वलाइज़ेशन के बारे में भी यहाँ पे कहा गया। इसके साथ-साथ इन्होंने कहा कि सस्ती पुस्तकें सभी को उपलब्ध होनी चाहिए आसानी से और पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाया जाना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे। शिक्षा के विकास के लिए कुछ नवीन प्रयास जैसे आप 1976 में देखते हैं तो शिक्षा का जो विषय था वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इससे संबंधित कानून बना सकती हैं। 1986 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इससे पहले आप यहाँ पे देख रहे थे 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके बाद में आई शिक्षा नीति 1986 में जिसको नवीन शिक्षा नीति कहा गया। 2002 में क्या हुआ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो थी ये जो मुद्दा था इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया और 2010 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम लागू कर दिया गया। ये कुछ शिक्षा के विकास से जुड़े हुए नवीन प्रयासों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम देसी भाषाई जिसको हम वर्नाकुलर बोलते हैं या स्थानीय शिक्षा इसके विकास से संबंधित चीज़ें 1835 36 38 यहाँ पे क्या होता है कि विलियम एडम्स की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में बंगाल और बिहार में देसी भाषा से जुड़ी हुई जो शिक्षा थी उससे संबंधित ये रिपोर्ट थी और इसमें इस शिक्षा पद्धति की अनेक खामियों पर अनेक कमियों पर प्रकाश डाला गया 1843 से लेकर के 53 की जो समयावधि थी इसमें उत्तरी पश्चिमी प्रांत की प्रत्येक तहसील में एक सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में डेवलप करने की योजना चलाई गई और ये जो अनुप्रयोग था या ये जो प्रयोग था वो किसका था तत्कालीन जो उत्तर पश्चिम प्रांत यानी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है इसके जो गवर्नर हुआ करते थे जेम्स जोनाथन
ठीक है, इनका ये अनुप्रयोग था। 1853 में डलहौजी के द्वारा अपने मिनट में अपने स्मरण पत्र में देसी भाषाई शिक्षा की सशक्त वकालत की गई। 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, इसमें भी देसी भाषाओं के बारे में बात की गई। 1854 से लेकर 71 की जो कालावधि है, इस काल में देसी भाषाई स्कूलों की संख्या में 5 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। फिर 1882 में हंटर आयोग आया और इसने जनसाधारण की शिक्षा को स्थानीय भाषा के माध्यम से देने के लिए प्रोत्साहन की बात की। 1904 में शिक्षा नीति द्वारा स्थानीय शिक्षा के विकास और इसके लिए और अधिक ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1929 में हार्टोग समिति ने प्राइमरी एजुकेशन की जो कमियां थी उनको उजागर करने का काम किया। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने देसी भाषाई विद्यालयों को प्रोत्साहन और समर्थन देने का काम किया। ठीक है, इसके बाद में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं क्या विकास हुआ। 1847 में रुड़की में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। 1856 में कलकत्ता में अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला जाता है। 1858 में जो पूना ओवरसियर्स स्कूल था, इसको बदल दिया जाता है किसमें, पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, और इसको बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया जाता है। 1835 में चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाता है कलकत्ता में। लॉर्ड कर्जन जो था, इसने अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि आदि के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहीं न कहीं जो बिहार का जो पूसा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना में भी कर्जन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेजों ने भारत के संबंध में जो शिक्षा नीतियाँ बनाई, उनका मूल्यांकन यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, सीमित रूप से ही सही, लेकिन सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया और सरकार ने इस एजुकेशन के प्रसार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या जो भी प्रयास किए, उसके पीछे कुछ रीज़न थे, जिसकी वजह से सरकार को ये काम करने पड़े। तो वो रीज़न क्या थे? कि उस समय पर भारत में जो प्रबुद्ध भारतीय थे या जो अवेयर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है? उनके द्वारा प्रदर्शन किए गए इंडियन एजुकेशन में डेवलपमेंट को लेकर के। इसके अलावा ईसाई मिशनरी हो गए, मानवतावादी नौकरशाह हो गए, उनकी भूमिका भी कहीं न कहीं इन आधुनिक शिक्षा के संबंध में जो कार्य किए गए थे, इनको प्रमोट करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। प्रशासन के निम्न स्तरीय पदों यानी नीचे तबके के जो पद थे, उनको भरने के लिए भारतीयों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। इस वजह से भी सरकार को एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ा। सरकार आश्वस्त थी कि शिक्षित भारतीय जो हैं, यानी अगर हम भारतीयों को एजुकेशन देंगे, उनको पढ़ाएँगे, तो कहीं न कहीं क्योंकि वो पढ़ाने का जो उनका पर्पज़ था, वो ये था उनको कहीं न कहीं पाश्चात्य विचारों से प्रभावित किया जाए और पाश्चात्य विचारों से प्रभावित उनको करने के पीछे रीज़न ये था कि इंग्लैंड में जो अ, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे या जो अंग्रेज़ी वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, अगर भारतीयों की सोच अंग्रेज़ी हो जाएगी, यूरोपीय लोगों की तरह ये सोचने लगेंगे, तो कहीं न कहीं इंग्लैंड में जो चीज़ें बन रही हैं, जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, उनकी खपत आसानी से भारत में हो सकेगी। तो कहीं न कहीं डिमांड को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने भारतीयों को एजुकेट करने का प्रयास किया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीय अंग्रेजी रंग में रंग जाएँगे और इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो अवधारणा है, इसको कहीं न कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी, इसको स्थायित्व मिलेगा, ऐसी भी सरकार की मंशा थी। शिक्षा व्यवस्था महँगी होने से इस पर धनी और उच्च वर्ग का एकाधिकार होता जा रहा था, तो इस वजह से भी कहीं न कहीं विरोध किया जा रहा था सरकार का, तो सरकार को इस वजह से थोड़ा-सा काम शिक्षा को लेकर के करना पड़ा। और इसके कुछ और रीज़न थे, जैसे स्त्री शिक्षा की भी सरकार ने पूरी रूप से उपेक्षा करी थी। वुमेन एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लगता था कि स्त्री शिक्षा को प्रमोट करके या औरतों को शिक्षित करके उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो वो वहाँ पे काम कर सकेंगी, ना वो काम करवाना चाह रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने कहीं न कहीं इस वुमेन एजुकेशन की अवहेलना करी। बाद में इसके बारे में विरोध हुए तो फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा की ओर भी थोड़ा-सा ध्यान दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की भी यहाँ पर सरकार के द्वारा उपेक्षा देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये हो गया आज का क्लास और आपका जो ये अध्याय था भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में और इसके बाद में मैं अभी रिसेंट में एक वीडियो और डालूँगा आज ही और उस वीडियो के साथ ही जो मेन पार्ट है आपका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का, वो समाप्त हो जाएगा। यानी जो-जो ज़रूरी है आपके लिए, जहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद में जो भी पार्ट है, वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, ठीक है? तो वहाँ से मैं कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही आपको प्रोवाइड कराऊँगा, पूरी की पूरी सब चीज़ को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। बुक अगर आपके पास है, तो थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर फ़ोकस आपको
नहीं करना है, ठीक है? बाकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं यहाँ से करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।